हेलो एवरीवन, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? होपफुली सब ठीक होंगे। सो आज जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ टफ टॉपिक, जो कि एक्चुअली टफ नहीं है, सिर्फ एक मिथ बनाया गया है कि ये टफ है। कुछ बच्चे होते हैं कि हमें तो मेटलर्जी समझ में ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? मेटलर्जी इतनी आसान है, सिर्फ आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने की ज़रूरत है, देन इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन फर्दर। ओके, ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ डायग्राम्स, क्या आइडिया लगा पा रहे हैं, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं कि इन डायग्राम्स में क्या होता होगा? ऑफन इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। सो इसको क्लियर करते हैं, स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, या फिर हम कहते हैं मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर ही एक प्रोसेस आ जाता है जिसको हम कहते हैं मेटलर्जी, जहाँ पर हम मेटल्स को अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं, उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की वजह क्या है? क्या हमें वो मार्केट में नहीं अवेलेबल होते हैं? क्या वो हमें एक नॉर्मल फॉर्म में हमें उनको ईजिली एक्सेस करना पड़े? हम कैसे करेंगे? बेटा, आप सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि मेटल्स हर तरह के अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें अपने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स की, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा, ये सब मेटल, जिसमें कि आप दो मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव इन नेचर। अगर हम उनको थोड़ा सा भी एयर में एक्सपोज रखते हैं, दे इमीडिएटली गेट बर्न in presence of oxygen and the reaction is very very violent। ठीक है, तो ये जितने भी highly reactive elements हैं, they always occur in their combined state, or we say it's in combined form। ये कंबाइंड फॉर्म क्या होती है? कंबाइंड फॉर्म का मतलब है कॉम्बिनेशन, जब आप किसी दो चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं। मेटल्स में कॉम्बिनेशन का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कि Na हो गया आपका NaCl, K हो गया KCl, Ca हो गया CaCl2, Mg हो गया MgCl2। ये सब आपके कंबाइंड फॉर्म है और वी कैन से देम एज कंपाउंड्स। बाकी फिर दूसरी फॉर्म क्या हुई? अगर आप सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करें, जो कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आ जाते हैं। Silver, gold and platinum, these metals exist in their free state। फ्री स्टेट, जिसको नेटिव स्टेट भी कहा जाता है। अब ये नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट का मतलब क्या हुआ? फ्री स्टेट का मतलब है कि उन्हें कंबाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो सिंगली आराम से इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड these metals have a very special name, that is noble metals। जैसे आप सुनते हैं नोबल गैसेस, बिल्कुल वैसे ही नोबल मेटल्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप नोबल गैसेस के बारे में क्या पढ़ते हैं? Those gases which exist in free state and are very stable, they are known as your noble gases। Same way we have noble metals। तो अब बात कर रहे थे हम कि इन मेटल्स को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन मेटल्स को हम हमेशा अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं। अर्थ क्रस्ट में ऐसा क्या है? हमारी ये जो अर्थ क्रस्ट है, इट इज़ अ रेजर्वॉयर फॉर द मेटल्स। यहाँ से हम कितने तरह के मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, पर ये मेटल्स वहाँ पर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। फिर कंबाइंड स्टेट से अलग से हमें इनको प्रोसेस करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखिए, अर्थ क्रस्ट से हमारे पास टू फॉर्म्स अवेलेबल हैं। वन इज मिनरल एंड द अदर इज ओर। मिनरल एंड ओर में क्या फ़र्क है? क्या होता है ये मिनरल और ओर?
often it is very confusing for students to answer when it comes to difference between minerals and ores. What is minerals and ore? See, mineral is a natural substance which is coming from earth crust, which has a lot of objectionable impurities. Objectionable impurities बोला गया है यानी कि हमें वो impurities नहीं चाहिए, they are unwanted, and it contains very less percentage of metal and more unwanted or objectionable impurities. तो और क्या है? और एक मिनरल ही है. Yes, ore is a mineral which has a profitable percentage of metal and very very less objectionable impurities. तो बताइए हम किसको चूज करेंगे? Obviously और जहां से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, because ore has a maximum, a profitable percentage of metal and less objectionable impurities. ठीक है बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं. ये ओर्स क्या है? ओर्स बच्चे कंपाउंड्स ही हैं, कुछ अलग नहीं है, कंबाइंड स्टेट ऑफ एलिमेंट है. ओके, जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, NaCl विच इज रॉक सॉल्ट, जहां से आप सिर्फ और सिर्फ सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. व्हाट एल्स? Al2O3.2H2O which is bauxite. Bauxite is an ore of aluminium. Next we have HGS. HGS is cinnabar, which is obviously the ore for mercury. जिंक की अगर बात करें बच्चों, तो जिंक के अंदर हमारी दो ओर्स पॉसिबल हैं. वन इज ZnCO3 एंड अनदर इज ZnS. ZnCO3 इज कैलेमाइन एंड ZnS इज जिंक blend. These two are for zinc. Similarly, for copper we have two ores, Cu2O and Cu2S. Cu2O is named as cuprite and Cu2S is known as copper glans. थोड़े से मुश्किल नाम हैं, पर एक दो बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो लर्न हो जाएंगे. Similarly, iron has its ore. The formula is Fe2O3, जिसको आप फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं या आयरन 2 ऑक्साइड बोलते हैं. बट द नेम ऑफ ओर इज हेमेटाइट. So these are some important ores of the metals we need to extract from earth crust. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस के बारे में. ये प्रोसेसेस कैसे होते होंगे, कितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो याद करिएगा, इट इज़ अ 3 स्टेप्स बेस्ड प्रोसेस. सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स यहाँ पर आएंगे. द वेरी फर्स्ट स्टेप इन एक्सट्रैक्शन इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, which is also known as enrichment of ores. Second process we have is conversion of ore into metal oxide. Third step is refining of metals. Refining of metals कह सकते हैं, या फिर final purification of metals, which has a term. The term is electrolytic refining. Easy से ये हमारे 3 steps हो जाते हैं. Electrolytic refining,
conversion of ore, and the very first is concentration of ore. तो without wasting any time हम डिस्कस करते हैं कि concentration of ore में है क्या एक्चुअली. concentration of ore में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि हमारा जो ये ore है कहाँ से आ रहा है? अर्थ क्रस्ट से. अर्थ क्रस्ट से आते आते वहाँ से फ्री में बहुत सारी इम्प्योरिटीज साथ में लेकर आ रहा है. तो क्या हमें इम्प्योरिटीज़ की नीड है? बिल्कुल भी नहीं है. इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए कुछ छोटे मोटे सेवरल प्रोसेसेस होते हैं जो इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑपरेशंस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं. तो वो हमारे पास से और में से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का काम करते हैं. सो व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर? कंसंट्रेशन ऑफ ओर में सिर्फ एक ही बात याद रखेंगे, ओर माइनस गैंग. अब ये गैंग क्या है? व्हाट इज दिस गैंग? गैंग मीन्स द अनवांटेड impurities like sand, rocks, mica, ग्लास एट्सेट्रा. ठीक है, ये सब हमारी इम्प्योरिटीज़ का काम करते हैं जो मेटल की क्वालिटी को ख़राब करते हैं या मेटल को कंटामिनेट करते हैं. सो अगर आप इसको निकाल देंगे, ओर में से गैंग को अलग कर देंगे, आपके पास एक प्योर फॉर्म ऑफ ओर आ जाएगा जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर और एनरिच्ड ओर. साफ सुथरा जिसको आप कह सकते हैं. जैसे नहाकर आ गए, सारे जर्म्स अलग हो गए, तो अब आप साफ सुथरे हो गए. बिल्कुल उसी तरह से और भी आपकी साफ सुथरी हो गई है. ठीक है, सेकंड स्टेप में बढ़ने से पहले अभी हमने बात करी थी कि कुछ इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं. तो वो प्रोसेसेस क्या हैं? हम यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस यूज़ करते हैं जैसे कि ग्रेविटी सेपरेशन, which is also known as hydraulic washing. Next we have is froth flotation in these categories. Next is magnetic separation. थोड़ा थोड़ा बच्चों को शब्दों से ही आइडिया लग पा रहा होगा कि ये प्रोसेसेस में आखिरकार क्या इन्वॉल्व है. जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन में आपको आइडिया लग पा रहा होगा कि वी हैव टू टॉक अबाउट मैग्नेट. ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन. फ्रॉथ क्या होता है? फ्रॉथ का मतलब है झाग. जैसे हम शेक्स बनाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बबल्स वाली थिक लेयर आ जाती है, दैट इज फ्रॉथ. ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर हम ओर में से इम्प्योरिटीज़ को इस बिहाफ पे अलग करते हैं कि ओर हमारी ज़्यादा हैवियर है और इम्प्योरिटीज़ हमारी लाइटर हैं. तो ग्रेविटी ऑब्वियसली भारी चीज़ को पहले खींचेगी और लेस वाली को हम वॉश आउट भी कर सकते हैं. वो इतनी जल्दी ग्रेविटी से पुल नहीं हो पाएगी. सो देखते हैं, डायग्राम की बात करते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन. थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जूम इन फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन. ओके, इन दिस डायग्राम देयर इज अ हॉपर जहाँ से आपकी ओर पाउडर्ड होकर आ रही है. देखो, ओर अगर एक बिल्कुल पत्थर की तरह प्रेजेंट है तो हम उस पत्थर को तो यूज़ नहीं करेंगे डायरेक्टली. वी हैव टू ग्राइंड इट एंड मेक इट अ पाउडर्ड ओर. तो पाउडर्ड ओर जैसे ही प्रोसेस होगी, यहाँ से फ्लो होगी, इट विल डायरेक्टली फ्लो ओवर अ टेबल विच इज़ विलफुली स्टेबल. इस टेबल की खास बात क्या है कि इसके अंदर कुछ ग्रूव्स होते हैं. दीज आर ग्रूव्स. ग्रूव्स कह सकते हैं, या हिंदी में आप इसको कहना चाहो तो आप इसको गड्ढे भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ग्रूव्स बनाने का यहाँ पर क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? जितनी की ओर यहाँ पर फ्लो होते हुए आ रही है, आप साइड से देख पा रहे हैं कि एक वाटर स्ट्रीम यहाँ से फ्लो हो रही है. जैसा कि मैंने आपको बताया, ओर हैवियर
एंड इम्प्योरिटीज लाइटर। तो जितनी ओर है वो सब इन ग्रूव्स के अंदर सेटल हो जाएगी, ग्रेविटी उसको पुल कर लेगी, और क्योंकि वाटर स्ट्रीम फ्लो हो रही है तो जितनी भी लाइटर इम्प्योरिटीज हैं फ्लो होते होते हमारे यहाँ से निकल जाएंगी। देखिए कितना आसान सा स्टेप है, कोई भी ट्रिकी प्रॉब्लम इसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते कि हमें समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। क्या समझना है? ओर हैवी and impurities lighter, so ore will be pulled and impurities will be washed out। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ, जो है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ हमारी सल्फाइड ओर्स को ही सपोर्ट करेगा। सल्फाइड ओर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? जैसे कि आपकी HgS एक मर्करी की इंपॉर्टेंट ओर है जिसका नाम सिनेबार है। अनदर इज PbS लेड, इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेड, गैलेना। थर्ड वी हैव ZnS जिंक सल्फाइड। सबके लास्ट में देखो SS लगा हुआ है, यानी कि ये सल्फाइड ओर्स हैं हमारी। सल्फाइड ओर्स यहाँ पर क्यों यूज हो रही हैं ये मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगी। सो डायग्राम ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम में है क्या। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टैंक है, ठीक है, जिस टैंक के अंदर आपका एक एजिटेटर लगा हुआ है। ये एजिटेटर क्या होता है? एजिटेशन शब्द का मतलब है चीज़ों को शेक करना या इवनली मिक्स करना। जैसे कि हम घर में दाल बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, कुछ भी, हम एक स्पैचुला से उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेक करते हैं। सेम वे हमारा एजिटेटर काम करता है। एजिटेटर के अंदर कुछ एयर स्पेसेस होते हैं, कुछ माइन्यूट होल्स होते हैं इस तरह से, जहां से आपकी कंप्रेस्ड एयर को फ्लो कराया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एयर सप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ से एयर को ब्लो कराया जाता है, सप्लाई किया जाता है, तो एयर पूरे मिक्सचर में फैलती है। अब इस मिक्सचर की क्या खास बात है? यहाँ पर एक स्लरी दी हुई है। स्लरी एक्चुअल में है क्या? स्लरी इज बेसिकली पाइन ऑयल प्लस वाटर। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, पाइन ऑयल एंड वाटर। क्या आप समझते हैं कि ऑयल एंड वाटर किस तरह का मिक्सचर है? ऑब्वियसली इट इज़ हेट्रोजीनियस, ये कभी भी कंबाइन नहीं होते हैं, ये हमेशा सेपरेटेड रहते हैं एक दूसरे से। तो बेटा जब भी आप लोग इसमें पाउडर्ड ओर को मिक्स करेंगे, याद रखना है कि ये प्रोसेस हमारा वेटिंग प्रॉपर्टीज़ या बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी में ऑयल का पार्ट हमेशा ओर के साथ कंबाइन होगा। गैंग जो कि ओर में अनवांटेड इम्प्योरिटीज हैं, दैट विल बी गोइंग इनटू वाटर। हो गए दोनों चीजें अलग। ऑयल को कौन सपोर्ट कर रहा है? ऑयल के साथ किसकी कंपैटिबिलिटी है? ओर की है। एंड गैंग की हमारी वाटर के साथ कंपैटिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही एयर सप्लाई होगा और एयर यहाँ पूरे मिक्सचर में फ्लो आउट होगी, धीरे धीरे जब एयर बनते हैं तो आप देखते हैं कि मिक्सचर में बबल्स बनते हैं, झाग बनता है, फ्रॉथ। तो ये फ्रॉथ ऑयल और ओर को लेकर यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा इस पूरे रीजन में, और नीचे वाटर में आपकी गैंग रह जाएगी। हो गई दोनों चीजें अलग। ओर में से आपका गैंग सेपरेट हो गया, और फाइनली ये जो फ्रॉथ बना हुआ है ये आपका एक अलग सेपरेटर में सेपरेट हो जाता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी ओर होगी? कॉन्सेंट्रेटेड ओर, जो आपको फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज के बाद चाहिए होती है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इस डायग्राम में बेसिक प्रोसेसिंग हमारी क्या रही है। इट इज टोटली डीलिंग विद सल्फाइड ओर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। उम्मीद करते हैं कि सब बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन। वेरी वेरी इजी। कैसे? मैग्नेटिक सेपरेशन का डायग्राम ओपन करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन में आप देख पा रहे हैं फिर से एक हुपर लगा हुआ है जिसके थ्रू पाउडर डोर फ्लो होकर आ रही है। मैग्नेटिक वर्ड समझ पा रहे हैं कि इसमें आपको दो चीज़ों की खास बात का ध्यान रखना है कि आपकी ओर
मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करती हो और गैंग आपके मैग्नेटिज्म को सपोर्ट ना करता हो गई दोनों चीजें अलग। मैग्नेट तो खींच लेगा फॉरन ओर को, और सारी की सारी गैंग आपकी सेपरेट आउट हो जाएगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम हाउ इट वर्क्स। वन साइड देयर इज मैग्नेटिक रोलर एंड द अदर साइड देयर इज नॉन मैग्नेटिक रोलर। जैसे ही पाउडर डोर फ्लो होकर आएगी, मैग्नेट का पार्ट सारी की सारी ओर को खींच लेगा, दैट इज योर मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट इन अ सेपरेट कलेक्टर। दूसरी साइड से आपकी इम्प्योरिटीज फ्लो करते करते एक अलग कलेक्टर में आ गई, हो गई दोनों चीजें अलग। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं देयर इज अ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ रोटेशन का काम कर रही है, इस चीज को पूरे पैनल को रोटेट कर रही है एक फ्लो में। ओके, लेट्स मूव ऑन। हमारा फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर कवर अप हो जाता है बच्चों, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर विच इज बेसिकली अबाउट द रिमूवल ऑफ गैंग। लेट्स मूव ऑनवर्ड्स एंड टॉक अबाउट द सेकेंड प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर बढ़ने से पहले सब बच्चों को एक चीज का खास बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अब आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर आ चुकी है। Now all we have is concentrated ore, जो कि आपका मैंडेटरी कंपल्सरी स्टेप था, क्योंकि ओर तो आपकी अर्थ क्रस्ट से आनी है, चाहे आप मेटल मीडियम रिएक्टिव यूज करो, हाईली रिएक्टिव यूज करो या लीस्ट रिएक्टिव यूज करो। तो हमारी जो प्रोसेसिंग है अब यहाँ से अलग अलग हो जाएगी। अलग कैसे, ये मैं आपको अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। कंसंट्रेटेड ओर हमारी 3 हिस्सों में या 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आएगी ऑफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, हाईली रिएक्टिव metals. Then we have moderate reactive metals. Then we have finally द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। बच्चों जब रिएक्टिविटी पढ़ते हैं तब भी तो हम इसी तरह से मेटल्स को पढ़ते हैं, हाईली रिएक्टिव ऑन द टॉप, मॉडरेटली रिएक्टिव इन द मिडल एंड लीस्ट रिएक्टिव एट द बॉटम, जो कि एक्चुअली हाइड्रोजन के बाद आते हैं। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव कंटेन्स ओनली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। यहाँ पर जो हमारे मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ईदर एज देयर ऑक्साइड्स और एज क्लोराइड्स। बेसिकली जो ज़्यादा मेन है वो क्लोराइड्स की फॉर्म में है, सोडियम NaCl, पोटेशियम KCl, CaCl2, MgCl2 क्लोराइड्स में आ गए। ऑक्साइड हमारा सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम ही रहता है विच इज Al2O3। फिर मॉडरेटली रिएक्टिव के अंदर हमारे जिंक, मैंगनीज, आयरन, ये 3 मेटल्स आ जाते हैं। लीस्ट रिएक्टिव हैज ओनली 2, कॉपर एंड मर्क्यूरी। सो आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों के साथ। देखो और तो आपकी निकल कर आ गई तीनों ही केसेस में, चाहे मेटल आपका कोई भी रिएक्टिविटी का हो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसकी कॉन्सेंट्रेटेड ओर निकालनी है, गैंग को अलग कर देना है। अब आपको पहचान करनी है कि आप उसमें से किस मेटल को निकाल रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, उसी हिसाब से आप मेटल को आगे प्रोसेस करेंगे ताकि आपके पास एंड में एक प्योर मेटल आ जाए। हमारा मेन एम क्या है, टू ऑब्टेन प्योर मेटल विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द इम्प्योरिटीज एंड इट इज नॉट कंबाइंड विद एनीथिंग। वो सिर्फ सिंगल सोलो एक प्योर एलिमेंट होगा, जैसे कि प्योर गोल्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर 3 फॉर्म्स, या तो वो कार्बोनेट्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे एज कार्बोनेट्स, और दे एग्जिस्ट एज सल्फाइड्स, और मे बी दे कैन एग्जिस्ट एज
ऑक्साइड्स। तीनों फॉर्म यहाँ पर सपोर्ट करती हैं। इन द लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी वी हैव सल्फाइड्स एंड वी हैव ऑक्साइड्स। ओके, सो लेट्स बिगिन फर्दर। एक कोटेशन, एक स्लोगन आपको बार बार दोहराना है, ठीक है। हम अपने बच्चों को ये बात बहुत बार जब मेटल्स पढ़ाते हैं तो कई बार उसको रिपीट करते हैं। आप भी मेरे साथ रिपीट करिएगा। जितने ज़्यादा मेटल्स हाईली रिएक्टिव, जितने ज़्यादा मेटल्स हाईली रिएक्टिव, उतने उनके साथ कम एफर्ट्स। जितने ज़्यादा मेटल्स रिएक्टिव उतने उनके साथ कम एफर्ट्स। यानी कि जितना आपका मेटल ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, आपको उसमें एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लगाने हैं, सिर्फ एक सिंगल स्टेप को फॉलो करना है। दैट सिंगल स्टेप डायरेक्टली आपके ओर से प्योर मेटल को निकाल देगा। हमें मल्टीपल स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों लंबा रास्ता पकड़ेंगे जब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट मिल रहा है। वन स्टेप, एक सिंगल रोड मिल रही है। दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। द प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस, और इट हैज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म विच इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ओके, इन केस ऑफ मॉडरेटली, अब हाईली रिएक्टिव का तो काम हो गया, उनको तो आसानी से सब कुछ मिल गया, सीधा ओर से आपको मिला प्योर मेटल। पर यहाँ पर थोड़ा सा तो अब एफर्ट्स करना पड़ेगा। जैसे जैसे इनकी रिएक्टिविटी पे असर पड़ेगा, आपको उनके साथ एफर्ट्स भी करना पड़ेगा। सो पहले एक स्लाइड को देख लेते हैं जहाँ पर हमने अपने प्रोसेसेस को लिखा हुआ था। फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स विच इज ऑल्सो नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर, जिसमें आप पढ़ रहे थे ओर माइनस गैंग इक्वल्स टू और यू गेट finally the concentrated ore. Second is conversion of ore into metal oxide. अब आपके पास जो बिल्कुल साफ सुथरी ओर आ गई थी, आपने उसमें से क्या निकालना है? मेटल ऑक्साइड। अब ये क्या होता है मेटल ऑक्साइड? बच्चे पूछेंगे। मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आपके जिस तरह से Na2 हो गया, CaO हो गया, ZnO हो गया, जहाँ पर आपके लास्ट में ऑक्साइड लग जाता है। मेटल के साथ ऑक्साइड जोड़ गया तो नाम बन गया मेटल ऑक्साइड। तो अब इसमें से फिर आपको मेटल को अलग करना है, तो हमें किसको निकालना पड़ेगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा। एंड हम बार बार पहले चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर स्टेप्स की गिनती थोड़ी सी बढ़ रही है। आपने सबसे पहले ओर से बनाना है मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग कर देना है, दूर भगा देना है, एंड यू गेट मेटल फाइनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से उसी स्लाइड पे। क्योंकि आपके पास ओर आ गई थी, तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड निकालेंगे। योर सेकेंड स्टेप इज अबाउट फाइंडिंग मेटल ऑक्साइड, जहाँ पर हम दो प्रोसेसेस यूज करते हैं। वन इज कैल्सिनेशन एंड अनदर इज रोस्टिंग। मेटल ऑक्साइड आ गया, उसमें से खाली मेटल को निकालेंगे और प्रोसेस हमारा यूज होगा रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। पर अभी भी कुछ परसेंट उम्मीद ये होती है कि ये मेटल हमारा नेचर में इम्प्योर होता है। बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बहुत गलत हो गया, इतना सारा हम स्टेप बाय स्टेप आराम से सारी चीज़ें इनके हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं, हमने तो शुरुआत में ही गैंग को अलग कर दिया था, तो अब ये इम्प्योर कैसे हो गया? देखो, जब हम रिडक्शन करते हैं ना, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करते हैं, तो रिडक्शन करने के लिए हम दो पाउडर्स यूज करते हैं। वन इज कार्बन पाउडर एंड अनदर इज एल्यूमिनियम पाउडर। तो ये पाउडर्स ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से प्योर हो, उनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं मुफ्त में, और वो इम्प्योरिटीज़ आपके मेटल को कंटामिनेट कर जाती हैं, मेकिंग इट इम्प्योर। तो फाइनली हमारा तो गोल क्या है? हमें प्योर मेटल चाहिए। हम इम्प्योर क्यों यूज़ करेंगे?
कोई समझौता नहीं करना है बिल्कुल भी। प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए लास्ट स्टेप जो आपने पढ़ा था इन रिफाइनिंग प्रोसेस, सॉरी इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, दैट इज रिफाइनिंग। थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं, कहाँ पढ़ा था आपने? थर्ड स्टेप, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, दैट इज फाइनल प्योरिफिकेशन, नेम इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। वापस आ जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग हो गई स्टेप्स की। आपने ओर से मेटल ऑक्साइड से इम्प्योर मेटल, एंड देन फाइनली रिफाइनिंग इट टू प्योर मेटल। अब इसका गेम भी समझ लेते हैं, इसमें क्या है। अब क्योंकि यहाँ पर भी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और ओर्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो सल्फाइड या फिर ऑक्साइड, दिस हैज टू फॉर्म अगेन योर मेटल ऑक्साइड। स्टेप्स वही रहेंगे, रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग हो गया। मेटल ऑक्साइड में से फिर से ऑक्सीजन को अलग करना है, कोई डाउट नहीं रखना है। आगे आपका मेटल, पर ये मेटल अभी भी कैसा होगा? इम्प्योर होगा, क्योंकि आप यहाँ पर रिडक्शन करते हैं जो कि डायरेक्ट हीटिंग से भी हो सकता है। आपने यहाँ पर रिडक्शन के लिए पाउडर्स यूज़ किए थे। सब चीज़ों को मैं आपको डिटेल में आगे भी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ये तो सिर्फ हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। मेटल ऑक्साइड से इम्प्योर मेटल निकल गया, फाइनली यू हैव टू गेट प्योर मेटल, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा था, समझौता नहीं करना है, हमें चीज़ प्योर चाहिए, और प्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सट्रैक्शन इन केस ऑफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? याद करो क्या स्लोगन समझाया था, जितने ज़्यादा मेटल्स हाईली रिएक्टिव उतने उनके साथ कम एफर्ट्स। सो टेकिंग द केस ऑफ सोडियम विच हैज़ इट्स ओर नेम्ड रॉक सॉल्ट। फॉर्मूला रॉक सॉल्ट का वही सिंपल जो नमक वाला होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में आप पहला स्टेप करते हैं, you have to take this ore in a state which is known as molten state। देखो बच्चों को जनरली ना एक कंसेप्ट दिमाग में होता है कि सोडियम क्लोराइड नमक ही होगा, सॉलिड ही होगा, तो वो उठाकर यहाँ पर सॉलिड लिख देते हैं। या फिर दूसरा उनके माइंड में आता है कि अरे जब रिएक्शन करते हैं तो हम तो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक्वा सॉल्यूशन बना दो फटाफट। नो नो नो, एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ओनली एंड ओनली यू हैव टू चूज मॉल्टन स्टेट। सो व्हाट इज दैट मॉल्टन स्टेट? जब आप एक सॉल्ट को उसके मेल्टिंग पॉइंट के बाद भी हीट करते हैं, यानी कि यू ओवर हीट इवन आफ्टर इट्स बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज मॉल्टन स्टेट। तो मॉल्टन स्टेट में जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, द प्रोसेस विल बी इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज गोइंग टू सेपरेट इनटू सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। बैलेंस कर देते हैं अपनी इक्वेशन को। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? प्योर सोडियम मेटल, एंड यू आर गेटिंग ऑक्सीजन गैस। देखो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। हमें क्या चाहिए था? मेटल ही तो एक्सट्रैक्ट करना था। ये सारी फाइट, सारी पढ़ाई की जितनी भी फाइट है इस प्रोसेस की, वो क्या है? हमें अर्थ क्रस्ट से अपने प्योर मेटल को लेकर आना है। प्योर मेटल आपका सबसे आसानी से एक ही फॉर्म में अवेलेबल है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में भी हम उसको क्या कहते हैं? मेटल्स। ठीक है, मेटल्स इज अ बेटर टर्म। सो प्योर सोडियम मेटल आपका किस टर्मिनल पे ऑब्टेन होगा? एज वी ऑल नो, इलेक्ट्रोलिसिस इज सपोर्टेड बाय अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स 2 इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एंड these electrodes are cathode. Cathode is your negatively charged and anode is your positively charged terminal. तो सोडियम
नेगेटिव टर्मिनल पे फॉर्म होगा, क्लोरीन आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे फॉर्म होगा। बच्चे ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम, दे ऑफन गेट कंफ्यूज, अरे कौन सा कैथोड पे बना था, कौन सा एनोड पे बना था। तो उसको याद करने की बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आपको सिर्फ याद रखना है NaCl जब टूटेगा तो दो ही तो आयंस बनाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव चीज किस टर्मिनल पे भागेगी, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, ये बात हम शुरुआत से जानते हैं। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ बढ़ेगी और नेगेटिव आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेगा, विच इज एनोड। द पिक्चर इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। आगे देखते हैं कि इनका एक्चुअल रिएक्शन कैथोड पे कैसे होता है और एनोड पे कैसे होता है। कैथोड पे आपका कौन सा आयन आया भागते हुए, सोडियम, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन में आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव आयंस always require electrons to form atom। ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के भूखे होते हैं, उनको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। आप देखिए कंसेप्ट पढ़ते हैं जब आप मेटल्स के बारे में सबसे इनिशियली पढ़ते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। पर जब इनके आयंस की बारी आती है तो गेम उल्टा हो जाता है, मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर करते हैं और नॉन मेटल के आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, गेम बिल्कुल स्विच हो जाता है। देखिए इसको याद कर सकते हैं बहुत आसान सी ट्रिक से, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स इनिशियली एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जब हम उनके एटॉमिक स्टेट की बात करते हैं, यानी कि एज एन एटम की बात करते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है तभी तो आयंस बनाता है। पर अब अगर हम गेम उल्टा कर दें, यानी कि मेटल के आयन को देखें और एक तरफ आप नॉन मेटल के आयन को देखें, तो क्या होगा, मेटल आयन इज गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, उल्टा रिवर्स सिनेरियो, and non-metal is going to donate electrons, it is going to be your electron donor। switch हो गया दोनों का गेम। so सोडियम का आयन पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, जितना पॉजिटिव खुद पे चार्ज रखता है उतने ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स योर वन इलेक्ट्रॉन। दिस इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम एंड दिस इज योर प्योर सोडियम मेटल, जिसकी फाइट कर रहे हैं हम इतनी देर से। हमें तो प्योर मेटल चाहिए, मिल गया आपको प्योर सोडियम मेटल। इक्वेशन के हिसाब से देखें 2Na बन रहा है तो सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एनोड का रिएक्शन समझेंगे फटाफट। एनोड पे क्या आयन जा रहा है, क्लोराइड आयन। अब क्योंकि नॉन मेटल आयंस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे एक तो ये बहुत चक्कर होता है कि जरा सा टच हो जाता है इस बोर्ड पे और सब कुछ गायब, पूरी मेहनत आपकी गायब। प्योर सोडियम मेटल, ओके। एनोड पे क्लोराइड आयन आ रहा है, क्लोराइड आयन बीइंग योर नॉन मेटल आयन, इट इज गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जितना चार्ज है उतना ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सिंपल क्लोरीन का एक एटम बना देगा। पर जैसा कि आप इक्वेशन में देख रहे हैं, प्रोडक्ट को हमेशा ऑब्जर्व करना है। क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, यानी कि 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस बिकम्स योर क्लोरीन गैस। दिस इज द 2 reactions which is involved in
कैथोड एंड एनोड। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ताकि आपको फाइनली प्योर सोडियम मिल सके। आगे देखते हैं, इसी में ही आपका एल्यूमिनियम का एक रिएक्शन आ जाएगा। एल्यूमिनियम की आपको और याद होगी, बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर इज, कलर चेंज कर देते हैं, Al2O3.2H2O। 2H2 अगर हम हीट करके निकाल देंगे तो डायरेक्टली आपके पास ऑब्टेन हो गया Al2O3। फिर से सेम काम करना है, Al2O3 को आपने मॉल्टन स्टेट में लेना है। मॉल्टन स्टेट में जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू प्योर एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन। अब ये बैलेंस है, यहाँ पर आपका मेन पर्पस सॉल्व हो रहा है, यू आर गेटिंग प्योर एल्यूमिनियम। एंड आपका ये किस टर्मिनल पे बनेगा, वही सेम ट्रिक कि आपने एल्यूमिनियम को तोड़ लेना है दो हिस्सों में। एल्यूमिनियम विल ब्रेक टू गिव Al3 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन दैट इज O2 नेगेटिव। तो पॉजिटिव चीज किस टर्मिनल पे भागेगी, नेगेटिव, एंड नेगेटिव आयन आपका किस पे भागेगा, पॉजिटिव। दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन कैथोड एंड दिस इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन एनोड। क्या आप इसके रिएक्शंस लिख पाएंगे इसी तरह से? ट्राई करके देखिएगा। In case if you have any doubts, then you can just connect us directly. You can DM us your problem. आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक बार स्लाइड पे ध्यान देंगे फिर से। आपने यहाँ पर जो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जहाँ पर आप ओर से डायरेक्टली क्या ऑब्टेन कर रहे थे, प्योर मेटल। वही आपने अब के प्रोसेस में समझा है कि आप अपनी ओर से डायरेक्टली प्योर मेटल्स को निकाल रहे हैं, प्योर सोडियम एंड प्योर एल्यूमिनियम। पर्पस इज सॉल्व्ड। अब हम डायरेक्टली जिस प्रोसेस की बात करेंगे, दैट इज बीइंग फॉलोड इन द केस ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स। मॉडरेटली रिएक्टिव में आपके जिंक, मैग्नीज और आयरन आ जाते हैं। सो इसको जानने के लिए यहाँ पर कनेक्टेड रहिएगा। हम इसका डिस्कशन अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में ज़रूर करेंगे, और आगे के मेटल्स जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, उसमें किस तरह से हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए बच्चों, मेटलर्जी के लिए आपको बहुत ज़्यादा टॉयल लेने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेटलर्जी इज़ अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आपने इस पैटर्न से आपने आराम से समझ लिया, दिल से समझ लिया, तो आपने मेटलर्जी में एक्सेलेंस हासिल कर ली। आपको मेटलर्जी में कोई भी डाउट नहीं आएगा, और डाउट आएगा तो हम लोग यहाँ पर आपके साथ, आपके एज अ मेंटर एसोसिएटेड है, कनेक्टेड हैं। यू कैन रीच अस, यू कैन जस्ट DM योर प्रॉब्लम्स, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। So on this note, we'll be continuing the second part in the video, the upcoming video. Till then, keep watching, keep working hard, stay connected, stay focused. Okay, we'll be catching next turn.